सभी को कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करेंगे व्यय विधि। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां में मूल्य वृद्धि विधि यानी कि उत्पाद विधि करवा चुका हूं। आय विधि भी हो गया है। आज लास्ट विधि है ये व्यय विधि। इसके बाद एक टॉपिक रह गया था जीडीपी कल्याण का, जो कि वीडियो में नहीं कवर कर पाया था उस टाइम पे। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा वीडियो बना देंगे अलग से। ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। क्लियर है। चलिए आज जो है हम करेंगे व्यय विधि। देखिए, व्यय विधि को निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय को जोड़ना होता है। ठीक है, निजी अंतिम उपभोग व्यय का मतलब होता है जितने भी उपभोक्ता जो होते हैं, जो वस्तुओं का अंतिम उपभोक्ता होता है, वो जो खर्च करता है, जो व्यय करता है, उसको जोड़ते हैं। उसके बाद हम उसमें जोड़ते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय को, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के जगह पे आपको यहाँ पे दे देगा सरकार द्वारा खरीदा गया या वस्तुओं पे खर्च किया गया। ऐसे कोई भी जो है कि मतलब आपको वहाँ पे लाइन दे देगा जिसके बारे में बता रखा होगा, तो उसे हम किस में इंक्लूड करते हैं, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में। ठीक है, उसको हम क्या मानते हैं, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय मानते हैं। ठीक है, अगला आता है सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण का मतलब होता है स्थायी निवेश। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, स्थायी निवेश। ठीक है, तो स्थायी निवेश दे दिया या जो है कि मतलब सकल घरेलू पूंजी निर्माण बोल देगा, तो आपको यही बताना है। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगला आता है स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक में से जब हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, अगला आता है शुद्ध निर्यात। जब हम निर्यात में से आयात को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, शुद्ध निर्यात आ जाता है। ठीक है, तो इनको भी हम जोड़ेंगे। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एमपी। क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। ठीक है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, शुद्ध निर्यात, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टॉक में परिवर्तन निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक में से हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। ठीक है, और शुद्ध निर्यात निकालने के लिए क्या करेंगे, निर्यात माइनस में आयात करेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बाजार कीमत तथा कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या था, सकल का मतलब होता है ग्रॉस, घरेलू का मतलब होता है डोमेस्टिक, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, हमें जीडीपी निकालना है, वो भी किस पे, बाजार कीमत पे यानी कि मार्केट प्राइस पे, और फैक्टर कॉस्ट पे भी निकालना है, कारक लागत पे भी निकालना है। ठीक है, तो एक बार हमें निकालना है जीडीपी एमपी, एक बार निकालना है जीडीपी एफसी, और दूसरा कह रखा है हमें राष्ट्रीय आय निकालना, मतलब एनएनपी एफसी। ठीक है, तो हमें ये तीन चीजें निकालने हैं। इन तीनों चीजों को निकालने के लिए सबसे पहले तो हम अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसी से हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। फिर इस एमपी को क्या करना है, एफसी में कन्वर्ट करना है, और जीडी को क्या करना है, एनएन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चेंज करना है बस हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारा, निजी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, पहला क्या होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय। तो देखिए, निजी अंतिम उपभोग व्यय दिया हुआ है छठे नंबर पे 350। तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, 350। ठीक है, फिर इसमें ऐड करेंगे दूसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। देखिए लिखा हुआ है ना, 7वें नंबर पे दिया हुआ है सरकार द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद, कितना दे रखा है, 100 करोड़। तो यहाँ पे लिख दें 100 करोड़। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा होता है हमारा सकल निवेश। ठीक है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। देखिए यहाँ पे दे रखा है सकल निवेश, ये दे दिया हमें, कितना दे रखा है, 90 करोड़, 90 करोड़। तो इसको क्या कर देंगे, 90 करोड़ को ऐड कर देंगे इसमें। चौथा क्या है हमारा, चौथा होता है स्टॉक में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉक में परिवर्तन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा तो इसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, पांचवा आता है हमारा शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात, देखिए शुद्ध निर्यात हमें निकाल करके ही दे रखा है, तो हमें निर्यात माइनस आयात करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें आयात दे रखा होता, निर्यात दे रखा होता तो हमें क्या निकालना होता, शुद्ध निर्यात। तो कैसे करते हैं, निर्यात माइनस में
आयात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पूरा दे ही रखा है, सीधा सीधा निकाल कर दिया हुआ है शुद्ध निर्यात, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शुद्ध निर्यात जोड़ दिया। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा, जीडीपी एमपी, ठीक है। तो जीडीपी एमपी कितना आ जाएगा हमारा, 350 प्लस में 100, 450, 90 और 10, ये आ जाएगा हमारा 550, ठीक है। कितना आ गया हमारा, ये 550 आ गया, ठीक है, क्लियर है। जीडीपी एमपी कितना आ गया, 550। अब जीडीपी एमपी आया है, हमें निकालना क्या था, एक तो जीडीपी एमपी निकालना है, दूसरा जीडीपी एफसी भी निकालना है। तो जीडीपी एमपी में से जीडीपी एमपी को जीडीपी एफसी कैसे बनाएंगे, जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एफसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी में से माइनस करना पड़ेगा एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एनआईटी, ठीक है। ये आप लोगों को पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमें निकालने के लिए क्या करना होता है, मार्केट प्राइस से हमें कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, या फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें मार्केट प्राइस पे जाना है, देखिए एमपी से एफसी पर जाना है, तो एमपी से एफसी पर जाने के लिए क्या करना होता है, एनआईटी माइनस करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, माइनस करना होता है एनआईटी को। जबकि एफसी से एमपी पे अगर हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे एनआईटी। अब एनआईटी क्या होता है, एनआईटी होता है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और इसमें से माइनस कर देते हैं आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता, क्लियर है। जब हम अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर देंगे सब्सिडी को, तो सब्सिडी माइनस करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एनआईटी आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो हमें क्या करना है, एमपी से क्या करना है, एमपी से एफसी पे आना है, तो माइनस क्या कर देंगे, एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, क्या होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो देखिए हमारे पास दे रखा है यहाँ पे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। यानी कि जीडीपी एमपी हमारा कितना आया था, 550, माइनस कर देंगे हम इसमें एनआईटी कितना, 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 539, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। यानी कि जीडीपी एमपी में से क्या कर देंगे, एनआईटी को माइनस करेंगे, तो हमारे पास एनआईटी माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, जीडीपी एफसी आएगा। जीडीपी एफसी कितना आ गया, 550 माइनस में 5, तो हमारे पास आ जाएगा 545 करोड़, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एनएनपीएफसी, राष्ट्रीय आय, ठीक है। एनएनपीएफसी निकालने के लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, एनएनपीएफसी, देखिए एनएनपीएफसी हमारे पास जीडीपीएफसी है, ठीक है, जीडीपीएफसी तो है हमारे पास निकला हुआ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस जी को ग्रोस को क्या करना है, नेट में बदलना है, और ये डोमेस्टिक को क्या करना है, नेशनल में बदलना है, ठीक है। तो हमें देखिए ये जी से एन पे जाने के लिए जी से एन, जी को एन में बदलना है और डी को एन में बदलना है, तो इन दोनों के लिए क्या करेंगे, जी से एन पर जाने के लिए हमें करना होता है प्लस एन एफ आई ए, सॉरी डी को एन में बदलने के लिए क्या करना होता है, जी को एन में बदलने के लिए माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। और डी को एन में बदलने के लिए यानी डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए क्या करना होता है, प्लस करना होता है एन एफ आई ए, ठीक है। एन एफ आई ए क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए यानी कि ग्रोस को हमें किस में बदलना है, नेट में बदलना है, तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन को, ठीक है। और अगर नेट को ग्रोस में बदलना है तो प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमें अभी क्या करना है, जी को क्या बदलना है, एन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, अभी माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्लियर है। और वैसे ही डोमेस्टिक से हमें क्या करना होता है, नेट नेशनल में बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं एनएफआईए, प्लस करते हैं एनएफआईए, ठीक है। और जब नेशनल से कहाँ पे आना होता है, डोमेस्टिक पे आना होता है, तो क्या करते हैं, एनएफआईए को माइनस करते हैं, क्लियर है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास होता है, जो
मशीनों का टूट फूट होता है या घिसावट होती है, उसके कारण जो उसके दाम में कमी होती है, उसके प्राइस कम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। जबकि NFIA क्या होता है, जो हम विदेशों द्वारा कमाया गया हमारे देश में और हमारे देश के द्वारा कमाए गए विदेशों में जो आय होता है उनका अंतर होता है, NFIA। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास दिया हुआ है। मूल्यह्रास देखिए दे रखा है हमें 15। ठीक है, मूल्यह्रास कितना दे रखा है, 15। और यहाँ पे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय भी दे दिया। ठीक है, विदेशों को और विदेशों से जब प्राप्त होता है ना तो उसको शुद्ध निकालने के लिए क्या करना था, विदेशों से में से विदेशों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा निकाल कर दे दिया है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये कितना है, -5। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, डेप्रिसिएशन कितना है, 15। तो सबसे पहले GDP FC कितना दे रखा है, 545 हमने निकाला था अभी। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन कितना है, 15 प्लस NFIA हमारा माइनस में है, माइनस में 5। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको माइनस। ठीक है, तो ये हो गया 545 माइनस 30 और माइनस प्लस माइनस और 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 525। क्लियर है, 45 में से 15 गया 30, 30 में से 5 जाएगा 25, तो 525 आ गया हमारा NNPFC, NNPFC, और ये होता है हमारा राष्ट्रीय आय। क्लियर है, आशा करता हूं व्यय विधि समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हो, ठीक है, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट उन सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।